डियर फ्रेंड्स, आपका सेट नंबर 4 देख रहे हैं इस वीडियो में। इससे पहले सेट नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट करा दिया गया है, तो उनको देखने के लिए बिल्कुल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी प्लेलिस्ट को विजिट करें। आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। और ध्यान से इस वीडियो को चेक कर लें और देख लें। और साथ ही साथ अपने सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन पाने के लिए मैक्सिमम कमेंट करें, मैक्सिमम शेयर करें, ताकि हम आपके सॉल्यूशंस को अपलोड कर पाएँ। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दीर्घकालीन ऋण शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने वाली दो मदों की सूची आपको बतानी है। तो आपके 2 आइटम्स जो होते हैं प्रेज़ेंट किए जाते हैं लॉन्ग टर्म लोन में, तो एक होता है ऋण पत्र डेबेंचर्स और दूसरा होता है बैंक ऋण या एवं अग्रिम, जिसको लोन्स एंड एडवांस फ्रॉम बैंक्स बोलते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, तुलनात्मक चिट्ठा विश्लेषण क्या है? व्हाट इज़ कंपैरेटिव बैलेंस शीट एनालिसिस? तो तुलनात्मक चिट्ठा विश्लेषण एक ही व्यावसायिक उपक्रम के विभिन्न तिथि के 2 या 2 से अधिक चिट्ठे के समान मदों या मदों के समूह और अगणित मदों की प्रवृत्ति का अध्ययन है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 ही लाइन लिख करके आपको डेफिनेशन से समझा देनी है। इंग्लिश के लिए भी मैंने ये चीज़ लिख दी है कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट एनालिसिस इज ए स्टडी ऑफ ट्रेंड ऑफ सिमिलर आइटम्स और ग्रुप ऑफ आइटम्स काउंटेड आइटम्स ऑफ 2 और मोर बैलेंस शीट्स ऑफ डिफरेंट डेट्स ऑफ द सेम बिजनेस एंटरप्राइज। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कंपनी की मूर्त संपत्तियां दे रखी हैं, यानी कि आपको जो है दे रखी है टेंजेबल एसेट, और उसको वो बढ़ करके जो है 5 लाख हो जाती है। पहले 4 लाख थी और वो 5 लाख हो जाती है। तो किस प्रतिशत दर में इसमें परिवर्तन हुआ, वो प्रतिशत आपको बताना है। तो हमारा जो चेंज होता है, चेंज का मैंने कई बार आपको फॉर्मूला लिखवाया है, एब्सोल्यूट इंक्रीज या डिक्रीज अपॉन में एब्सोल्यूट चेंज ऑफ द प्रीवियस। तो यहाँ पर जो है प्रीवियस आइटम्स या प्रीवियस ईयर, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक ही चीज़ है। क्लियर है? प्रीवियस चेंज ऑफ एब्सोल्यूट चेंज ऑफ प्रीवियस आइटम्स और प्रीवियस ईयर, ठीक है, पिछले समय में जो चेंज हुआ वो। तो हमारे पास जो कि एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज क्या हुआ है, तो हमारा बड़ा था, तो यानी 5 लाख में से 4 लाख माइनस करेंगे तो 1 लाख आ गया, और बटे में हमारा जो है प्रीवियस ईयर का जो दे रखा है वो कितनी है, 4 लाख है। तो इसको अपॉन में कर देंगे, काटेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, परसेंटेज निकालनी है, 25% जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋण समता अनुपात प्राप्त करने का सूत्र जो है सेकंड सेट में भी आपसे पूछा गया है। आपने देखा होगा, अगर सारे सेट्स देख रहे हैं तो आपको सारे आंसर्स मिल रहे होंगे। वो होता है डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन में इक्विटी। ठीक है, सीधा सीधा आप लिख सकते हैं, 2 फॉर्मूले हैं, आप तो ये लिखें या ये लिखें। और हिंदी में ऋण समता अनुपात होता है ऋण अपॉन में समता, सिंपल है। 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। पांचवा है क्वेश्चन, विक्रय के आधार पर किसी व्यवसाय की लाभप्रदता ज्ञात करने के 2 अनुपात आपको बताने हैं। यहाँ पे मैंने आपको 5-5 अनुपात बताए हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी सकल लाभ अनुपात, परिचालन अनुपात और परिचालन ला केवल परिचालन अनुपात और परिचालन लाभ अनुपात, शुभ लाभ अनुपात और निवेश पर प्रतिफल, ये सारे के सारे हैं। आप इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संचालन संबंधी क्रियाओं की किन्हीं 2 मदों की सूची आपको बतानी है। यहाँ पर भी हमने 5 मदों की सूची जो है दे रखी है आपको, जो संचालन संबंधी है, और आमने सामने इंग्लिश और हिंदी लिख रखा है। यहाँ पे कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी माल और सेवाओं की बिक्री से नगद प्राप्तियाँ। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिबेटर्स, यानी देनदारों से नगद प्राप्ति। कैश पेमेंट टू सप्लायर्स, आपूर्तिकर्ताओं को नगद भुगतान। और कैश पेमेंट टू एम्प्लॉयज़, यानी कर्मचारियों को नगद भुगतान। या फिर आपका है एक्सपेंसेस, जो खर्च हैं वो भी आते हैं। तो सारे के सारे हैं, इसमें से कोई भी स्टार्टिंग के आप 2 लिख देंगे तो भी आपका जो आंसर कंप्लीट माना जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन है, रोकड़ प्रवाह वितरण बनाते समय लाभांश का भुगतान जो है किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत आता है? तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, यानी वित्तीय गतिविधि में काउंट किया जाता है। तो आपका ये छोटा सा ये आंसर है। ठीक है, आप लिखोगे रोकड़ प्रवाह वितरण बनाते समय लाभांश का अनुपात फाइनेंसिंग एक्टिविटी यानी वित्तीय गतिविधि के क्रिया के अंतर्गत आता है। बस इस तरह से आप थोड़ा सा जो है पूरा 1 वर्ड आंसर नहीं लिखेंगे, आप पूरा बना के लिखेंगे। हमने तो आपको आंसर दे दिया केवल, और आंसर को बनाने का तरीका तो आपको अच्छे तरह से पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित मदों को किसी कंपनी में चिट्ठे में किन शीर्षकों में दिखाया जाएगा, जिसमें ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, आपका गुडविल है और फॉरफिटेड शेयर है। इनको कहाँ दिखाया जाएगा? तो पहला जो है ट्रेड रिवर्सिबल्स, जो व्यापारिक प्राप्ताएं हैं, ये करंट एसेट्स में आ जाएगा, चालू संपत्ति में आएगा। गुडविल जो है आपका नॉन करंट एसेट्स में आता है, आप सभी को पता है। और फॉरफिटेड शेयर्स जो है हरण किए गए अंश, ये आता है आपका शेयर होल्डर्स फंड में, यानी अंशधारी कोष में। अगला जो है 9वां क्वेश्चन, इसमें समान आकार विवरण क्या है?
तो देखिए, एक समान आकार विवरण एक आय विवरण है जिसमें प्रत्येक पंक्ति के मद को राजस्व या बिक्री के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। सामान्य आकार के वित्तीय विवरण कई अवधियों के साथ साथ एक प्रतियोगी के साथ कंपनी के प्रदर्शन की तुलना करने में मदद करते हैं। तो ये हम बता सकते हैं सामान्य आकार विवरण क्या है डेफिनेशन के थ्रू। और इसका इंग्लिश वर्जन भी मैंने लिख रखा है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे समझाई है आपको। तो हमारा जो इंग्लिश और हिंदी वर्जन होता है, इससे काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है। आप मैक्सिमम कमेंट और मैक्सिमम शेयर करेंगे तो जल्द से जल्द आपके सारे सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके बाद में है रोकड़ प्रवाह वितरण को तैयार करने के उद्देश्य क्या है। तो इसके उद्देश्य आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा पैराग्राफ में लिख देंगे तो भी लिख सकते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण एक कंपनी की अवधि शेष के में विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा रोकड़ के अंतर वाह एवं बहिर्वाह तथा रोकड़ तुल्य राशियों को दर्शाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण का प्राथमिक उद्देश्य एक उद्यम की अवधि विशेष के दौरान विभिन्न क्रियाकलापों के मतलब शीर्षों जैसे कि प्रचालन क्रियाकलाप, निवेश क्रियाकलाप तथा वित्तीय क्रियाकलाप में रोकड़ प्रवाह के संबंध में प्रतियोगितापूर्ण सूचना प्रदान करना है। ठीक है, ये है इसका उद्देश्य। यह सूचना वित्तीय विवरणों के उपयोगों को या उपयोगकर्ताओं के उपयोगितापूर्ण होती है और क्योंकि यह एक उद्यम की रोकड़ और रोकड़ तुल्यांक को पैदा करने की क्षमता है तथा इन रोकड़ों प्रवाह को उद्यम द्वारा प्रयोग की आवश्यकता के मूल्यांक हेतु उधार प्रदान करती है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं और पॉइंट वाइज लिखें तो आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं इसको। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैंने इसका इंग्लिश वर्जन भी लिखा है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं 11th क्वेश्चन का, जो कि आपका तुलनात्मक विवरण के भेद आपको बताने हैं, यानी कि टाइप्स बताने हैं। तो दो तुलनात्मक भेद होते हैं, एक आप तुलनात्मक आय विवरण और दूसरा तुलनात्मक स्थिति विवरण, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक है, ये दो ही नाम आपको पूछे गए थे, नाम बता दिए हमने। 12वां जो क्वेश्चन है, इसमें अंशधारियों का कोष, शेयर होल्डर्स फंड, कुल ऋण और चालू दायित्व, तीन चीज़ दे रखी है और ये कैलकुलेट करने को बोल रहा है डेप्ट रेशियो। ठीक है, ऋण अनुपात आपको निकालना है। तो जो है कुल संपत्ति का ऋण अनुपात होता है टोटल एसेट अपॉन में लॉन्ग टर्म डेप्ट, यानी कुल संपत्ति बटे कुल जो है आपका दीर्घकालीन ऋण, कुल संपत्ति ऋण अनुपात, इस तरह से निकालते हैं, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको हम निकालेंगे तो देखिए 650 है आपका और 4 है, तो ये कैसे आएगा आपका। तो देखिए सबसे पहले समझ लीजिए, यहाँ पे लॉन्ग टर्म हमारे पास दिया नहीं है तो हम सबसे पहले लॉन्ग टर्म को निकालेंगे, जो कि हमारा होता है टोटल डेप्ट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल हमारे को दे रखा है 4.5, उसमें से 50,000 निकालेंगे तो 4 जो हमारे पास में आ जाएगा, 4.5 टोटल डेप्ट जो है आपको दे रखा है 4.5। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा कुल ऋण। ठीक है, तो हिंदी में आप ऊपर से लिख लेना क्योंकि हिंदी में ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उनके हिंदी हम नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आप लिख लेंगे। इसके बाद में जो दूसरा टोटल एसेट इसके ऊपर जो है इसको भी निकालना पड़ेगा, तब जाके हम कुल संपत्ति अनुपात निकाल पाएंगे। तो टोटल एसेट जो है हम निकाल लेंगे। तो टोटल एसेट जो है हमने निकालने के लिए लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस में शेयर होल्डर्स फंड प्लस में करंट लायबिलिटीज़ को ऐड कर देंगे। इन सभी को ऐड करेंगे तो 650 आएगा। अब हमारे पास दोनों राशियाँ आ गई हैं, 4 लाख और 650, इनको रखेंगे हम इक्वेशन में, जो कि हमारा पहला सूत्र है। इसके अंदर फॉर्मूले में इसको पुटअप करेंगे, 13/8 आएगा इसको काटने पर, या फिर 13:8 बोल सकते हैं हम इसको। अगर हम इसको और भी काटें तो और भी काट सकते हैं 8 से, तो 1.625:1 जो है आ जाएगा इस तरह से। तो आप केवल 8 ही निकालना ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अगला जो पार्ट है इसमें 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न सूचनाओं से तरल अनुपात की गणना करनी है, यानी लिक्विड जो है रेशियो आपको निकालना है। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला जो होता है लिक्विड एसेट यानी कि तरल संपत्ति बटे में करंट लायबिलिटीज़ यानी चालू दायित्व, तो हमारा तरल अनुपात जो है निकल जाता है। तो हमारे पास दोनों चीज़ें दे रखी हैं, करंट लायबिलिटीज़ जो है ये रही और करंट लायबिलिटी 4.5 लाख है। लिक्विड एसेट जो है आपका कितना है ये आपको देखना है। सिंपली लिक्विड एसेट को पुट करना है, लिक्विड एसेट आपको निकालना पड़ेगा। लिक्विड एसेट इसमें गिवन नहीं है तो हमको उसको निकालने के लिए लिक्विड एसेट का जो है फॉर्मूला पुट करेंगे, जिसमें हमारा करंट एसेट माइनस में इन्वेंट्रीज जो और उसके बाद में प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं। करंट एसेट जो हो गया चालू संपत्ति, इन्वेंट्रीज जो हो गया आपका रहितिया, और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हो गया, यहाँ पे सब कुछ लिखा है। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होता है पूर्वदत्त व्यय। ठीक है, इनकी हिंदी आप लिख सकते हो यहाँ पे, और फिर सभी के वैल्यू रखेंगे और निकाल देंगे माइनस करके। अब दोनों वैल्यू हमारी सेम आ गई हैं। 450 तो आपकी जो है लिक्विड एसेट आ गया और करंट लायबिलिटीज़ 450 वैसे ही दे रखी है। दोनों को बटे में करेंगे 1:1 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न सूचनाओं से कर योजक खाता जो है भुगतान राशि
की राशि ज्ञात करनी है और योजक का प्रारंभ शेष जो है 60 है और अंतिम सेठ शेष जो है 20,000 है। वर्ष के दौरान जो है 80,000 कर के लिए प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑपरेटिंग प्रोविज़न जो है 60,000 है, बैलेंस क्लोजिंग में आपका 20,000 है और टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 80,000 है। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स जो हम निकालेंगे कर समायोजन खाता, तो इस तरह से हम पर्टिकुलर्स एक तरफ लिख देते हैं, दूसरी तरफ अमाउंट और फिर पर्टिकुलर्स फिर अमाउंट। तो यहाँ पे देखिए बैंक में जो आपका जाएगा वो एक 120 कैसे निकलेगा, सबसे पहले ये समझ लीजिए। देखिए आपका 60,000 जो दे रखा है ये रहा टैक्स वाला, तो ये आपका जो है आपका प्रोविज़न फॉर टैक्स वो आ जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका आ गया 60। उसके बाद में आपका दूसरी चीज़ 80 दे रखी है 80, तो ये रहा प्रोवाइडिंग ड्यूरिंग द ईयर, जो क्या है ये भी आपका टैक्स है, तो ये आपका 80 आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। और प्रॉफिट दोनों का एडिशन जो हो गया 140 हो गया। 140 में से टोटल जो आपका बैलेंस जो है आपका ये 20,000 जो दे रखा है यहाँ पे हमारे को, ये रहा अंतिम शेष। तो इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास में टू बैंक जो है यानी कि बैलेंसिंग फिगर जो है 120 आ जाएगा। तो 120 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे नीचे भी मैंने लिख रखा है अमाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स जो है 120 आएगा। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है मैंने। आप 140 माइनस 20 कर दोगे, यहाँ पे 140 आया था ये, तो इससे माइनस 20 कर दोगे ये वाला, तो आपका 120 आएगा। 120 जो है यहाँ पे लिख दोगे और इन दोनों का टोटल 140 जो है आपका सिमिलर आता है, वो आपको पता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी कंपनी के स्थिति विवरण में संपत्ति पक्ष में निम्नलिखित मदों को किन शीर्षों में दिखाया जाएगा? तो छोटे औजार, प्राय बिल, विविध देनदार, ख्याति और बीसी कंपनी लिमिटेड के शेयर। कोई भी कंपनी लिमिटेड के शेयर हो। हमारे जो ये सब आते हैं नॉन करंट एसेट में आते हैं ये वाले। उसके बाद में ख्याति जो आपको अच्छी तरह से पता है कि गुडविल भी नॉन करंट एसेट है। उसके बाद में आपका जो है विविध देनदार, ये सारे के सारे करंट एसेट हैं। ये प्राय बिल जो है आपका करंट एसेट है। छोटे औजार जो है करंट एसेट है। इसकी मेन हेडिंग जो है आप ये लिखेंगे और सब हेडिंग के अंतर्गत अगर ये आते हैं तो सब हेडिंग में ये आते हैं इन्वेंट्रीज़ में, ठीक है। टूल लूज टोल जो है आपका, इनकी सभी की हिंदी ऊपर दी गई है और इन्वेंट्रीज़ की हिंदी देखनी है तो आप ऊपर जाओगे और ऊपर सारा का सारा इन्वेंट्रीज़ जो है लिखा हुआ है। तो हिंदी आपके सारे जो जो लिखे हुए हैं वो मैंने हिंदी में कन्वर्ट नहीं किए हैं, उनको आप करोगे। और 3 सेट करवा दिए, तीनों में बार बार मैं हिंदी लिख करके मैं आपको सारे टर्म्स बता चुका हूँ। तो बार बार उसी टर्म को मैं हिंदी में लिखूँ फिर इंग्लिश में लिखूँ, ये इतना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे पेपर्स हैं जो आपके सॉल्व करने हैं। तो जो जो चीज़ें मैंने आपको पहले से बताई हैं उनको आप उन वीडियो से या फिर जो आपने नोट कर रखी है उनमें से आप चेक कर लोगे। इन्वेंट्रीज का हिंदी क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स का क्या होता है। तो ये सब हेडिंग में जो आ जाएंगे आपके, ये सारे सब हेडिंग मैंने यहाँ लिखे हैं। तो हेडिंग और सब हेडिंग दोनों ही लिखने हैं कभी भी जब आइटम के बारे में आपसे पूछा जाए किसके मद के अंदर आते हैं। 16वां जो क्वेश्चन है इसमें आपको इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ दे रखा है 31/3/2020 के लिए। शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड और रिवर्स रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लाइबिलिटीज़, एसेट, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, सब कुछ आपको दे रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर जो है निम्न समान आकार का चिट्ठा जो हमें बनाना है। और जब भी हम समान आकार का चिट्ठा बनाते हैं तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो उसके टोटल से हर एक उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 से करते हैं। ये रहा फॉर्मूला। इंडिविजुअल आइटम जैसे 160 है तो 160 बटे में टोटल लाइबिलिटीज़ 350 निकाला है हमने, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे 160, 80 और एक 10 ये सारी दे रखी है। 160, 80 और 110 देखो ये दे रखी है, इनको लिख दिया सीधा सीधा। और नीचे वाली हमारे 2, 10 और 1, 40 जो नीचे दे रखी है वो हमारा नीचे आ जाएगा हमारे एसेट्स में। और ये हमारी जो है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में है। तो हमारे को बता रखा है इसने पहले भी इक्विटी लाइबिलिटीज़ में क्या है और एसेट्स में क्या है, दोनों को सब बस इस चीज़ों को हमने सीधा सीधा इस टेबल में उतारा है। और ऊपर वाली जो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ है उसका सम 350 है और जो करंट और एसेट्स जो हैं इनका भी सम 350 है। अब हम एक एक लेंगे और उसके बटे में 350 करते जाएंगे, इंटू में 100 करते जाएंगे, हमारा जो है रेशियो निकलता जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस तरह से मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया है, 3-3 सेट कराए हैं, तो आपको इतना नॉलेज तो आसानी से हो चुका होगा। वैसे भी आपने स्कूलिंग में अपने टीचर से भी सीखा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 17 नंबर, चालू अनुपात जो है 2.5, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है ना। यहाँ पे रेशो 1 तो ठीक है, यहाँ पे 2.5 है, बाकी ये 1 से। कार्यशील पूंजी जो है 60 है, तो चालू संपत्ति और चालू दायित्व की गणना आपको करनी है। तो देखो इसको करने के लिए चालू अनुपात जो हमें निकालना है, चालू अनुपात के लिए चालू अनुपात का जो सूत्र होता है वो करंट एसेट यानी चालू संपत्ति बटे में चालू दायित्व होता है। ये तो आपको पता है क्योंकि इसके हिंदी बार बार बता चुका हूँ, तो मेरे को बार बार हिंदी लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको ही पता है।
तो यहाँ पर जो है करंट रेशियो हमें दे रखा है 2.5, तो 2.5 ले लिया हमने करंट रेशियो। और करंट रेशियो के बाद में इसने करंट एसेट जो हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में सीए बोलते हैं, करंट एसेट को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, और करंट लाइबिलिटीज़ को सीएल ले लेते हैं। ठीक है, बार बार करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ नहीं लिखना होगा, ताकि हम सीए और सीएल से काम चला लेंगे। तो हमारा करंट एसेट जो होता है सीए, ये यहाँ से निकल जाएगा। देखिए 2.5 बराबर क्या हो जाएगा, ये करंट लाइबिलिटीज़ इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो करंट लाइबिलिटीज़ को मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो करंट एसेट जो है हमारा यहाँ पे आ गया। समझ में आ गया। इसी से इस फॉर्मूले, इसी को हमने मैथमेटिकली ये सूत्र ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। अब जो है यहाँ पर सीएल हमारे पास नहीं है, अब सीएल निकालना पड़ेगा। तो देखिए वर्किंग कैपिटल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है सीए माइनस सीएल। सीए जो है आपका करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़, यानी कि चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल दे रखा है हमें, ऊपर क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल इतना बड़ा दे रखा है। ठीक है, कार्यशील पूंजी जो है 60,000 दे रखी है, और हमारे पास सीए की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है। ऊपर देखिए सीए की वैल्यू जो हमने निकाली है, ये रही। तो इस 2.5 इंटू सी को सीए की जगह रख देंगे, तो ये रखा हमने सीएल। ठीक है, और माइनस में सीएल ऑलरेडी है, तो 2.5 सीएल में से सीएल गया तो 1.5 सीएल बचा। यहाँ का हमने इसको सॉल्व करके ये लिख दिया। 60 पहले से था ही, अब हमारे को केवल सीएल निकालना है। सीएल को यहीं छोड़ देंगे, 1.5 को इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास 60,000 बटे में यानी कि अपॉन में 1.5 आएगा, डिवाइड करेंगे तो 40,000 जो सीएल यानी कि करंट लाइबिलिटीज़ की जो वैल्यू है हमारे पास, जो है चालू दायित्व, वो निकल गया हमारे पास कितनी, वो निकल गई 40,000। तो हमारे पास इस फॉर्मूले के अंदर करंट लाइबिलिटीज़ तो निकल गई। अब करंट एसेट की बात करते हैं। तो देखिए करंट एसेट जो है हम निकालते कैसे हैं, करंट एसेट निकालने का फॉर्मूला जो सीए है वो होता है कि आपका सिंपल सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि करंट एसेट जो निकलेगा वो निकलेगा आपका जो 2.5 इंटू 40, यानी 40 क्या है सीएल। ठीक है, और 2.5 क्या है आपका, तो 2.5 जो है आपको दे रखा है क्या चीज़, जो है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो इनटू में करंट लाइबिलिटीज़, यानी कि करंट रेशियो इनटू में करंट सॉरी लाइबिलिटीज़। आप ध्यान रखें, यहाँ पे फॉर्मूला मैं लिखना भूल गया, डायरेक्ट मैंने कर दिया। यहाँ पे देखिए यह होता है आपका करंट रेशियो। ठीक है, तो हमको दे रखा है करंट रेशियो ऑलरेडी 2.5 दे रखा है, ये रहा करंट रेशियो 2.5, तो ये लिखा हमने 2.5। और अभी अभी हमने सीएल निकाला, यानी कि करंट लाइबिलिटीज़ जो है इनटू में करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट रेशियो इनटू करंट लाइबिलिटीज़ लिख करके मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाख आ गया करंट एसेट। अब हमारे पास करंट एसेट भी आ गया और करंट लाइबिलिटीज़ भी आ गई। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले में करंट रेशियो वाले में पुट कर देंगे, तो सी अपॉन सी एल होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़, यानी चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व। तो 1 लाख हमारा चालू संपत्ति है, और 40,000 जो हमने निकाला था, 40,000 क्या है करंट लाइबिलिटीज़ यानी चालू दायित्व है। अब हमारे पास इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 जो है इसका आंसर आ जाएगा करंट रेशियो का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बिक्री की गई माल की लागत जो है 4 लाख दे रखी है आपको, और इसके बाद में आवर्त अनुपात 5 गुना है। रहतिया का अंतिम रहतिया जो है 1.5 गुना है। प्रारंभिक रहतिया और अंतिम रहतिया निकालना है, तो हमें जो है निकालने के लिए थोड़ा सा अपना दिमाग लगा करके इसको यूज़ करना होगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो जो होता है हमारा, उसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। इसकी हिंदी मैंने आपको पहले ही बता रखी है, तो आप उस वीडियो में से या फिर आपने नोट कर रखी हो वहाँ से लिख लेना इनकी हिंदी। तो हमारे पास करंट जो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो जो है ये यहाँ पे दे रखा है, कितना दे रखा है, तो इसने हमारे को 5 दे रखा है। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो की वैल्यू रखी 5। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, माल की लागत 40 यानी कि सॉरी 4 लाख, तो 4 लाख तो हमने ये भी लिख दिया। अब हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री नहीं है, तो एवरेज इन्वेंट्री को ऐसे ही छोड़ते हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो एवरेज इन्वेंट्री क्या आ जाएगी हमारे पास, वैल्यू आ जाएगी। तो इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो 40 बटे में यानी कि 4 लाख बटे में 5 यानी कि 80,000 रुपये जो है एवरेज इन्वेंट्री आ गई हमारे पास। तो एवरेज इन्वेंट्री आ गई, तो इन्वेंट्री रेशो आप इससे डिवाइड करो 4 लाख को, तो 8 पंजे 40, फिर से 5 वापस आ जाएगा, तो हमारा सही आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है हमारे को क्लोजिंग और ओपनिंग इन्वेंट्री निकालनी है, यहाँ पे प्रारंभिक और अंतिम रहतिया निकालनी है। तो देखिए जो अंतिम रहतिया है उसको मान लिया कि हमने वो एक्स है। ध्यान से रखना कि हिंदी वालों को बोल के बता रहा हूँ, इसको नोट कर लेना। माना हमने कि प्रारंभिक रहतिया जो है वो एक्स है, और सॉरी अंतिम रहतिया जो है वो एक्स मान लिया, और प्रारंभिक रहतिया जो है वो एक्स का कितना गुना है, जो हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री जो माना है एक्स, उसका 1.5 गुना है। ये रहा अंतिम रहतिया
जो प्रारंभिक रहतिया है वो अंतिम रहतिया का 1.5 है। तो हमने अंतिम रहतिया x माना, तो प्रारंभिक रहतिया अपने आप क्या हो गया, x इंटू 1.5 गुना। ठीक है ना, सीधा सीधा क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पे आ गया हमारा प्रारंभिक, और ये क्लोजिंग हमने माना था। एवरेज इन्वेंट्री यानी कि हमारा जो औसत रहतिया होता है उसका फॉर्मूला जो होता है ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री यानी प्रारंभिक रहतिया प्लस में क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी कि अंतिम रहतिया बटे में 2। तो हमारा ओपनिंग प्लस में क्लोजिंग, तो ओपनिंग हमने कितना माना है, ओपनिंग क्लोजिंग कितना माना है x, तो x रखा क्लोजिंग की जगह। और जो अंतिम रहती है यानी ओपनिंग जो हमने प्रारंभिक रहती है जो कि हमारा 1.5x है, उसको रखा है यहाँ पे। तो ओपनिंग की जगह ओपनिंग और क्लोजिंग की जगह क्लोजिंग, दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे रख रखी है। और हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री जो है ये अभी अभी हमने निकाला था ऊपर, तो 80,000 है, इसको रखा हमने एवरेज इन्वेंट्री की जगह, यानी कि सभी फॉर्मूले में जो वैल्यूज़ थी हमने रख दी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 1.5x प्लस में 1x जो है टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 2.5x हो जाएगा, है ना। तो 2.5x हो गया, इधर से 2 उधर ले गए तो ये हो गया 1,60,000। एक्स को यहीं छोड़ा और 1,60,000 के बटे में 2.5 किया, डिवाइड किया तो 64,000 जो है हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स क्या था, तो आपको पता है क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, क्या थी, अंतिम रहतिया थी, तो एक्स आ गया। और अंतिम रहतिया का जो 1.5 गुना था वो था हमारा प्रारंभिक रहतिया। तो हमने अभी अभी यहाँ पे माना था कि एक्स की वैल्यू 1.5, जो ओपनिंग है वो 1.5 गुना है, तो x की वैल्यू जो आई है उसमें 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 96 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग की जो वैल्यू निकालनी थी वो आ गई। तो हिंदी में पूरा समझा दिया मैंने, लिख लिया होगा आपने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले जो क्वेश्चन है इसमें 19वां क्वेश्चन है, संचालन से रोकड़ की गणना करनी है आपको। यहाँ पे आपको दे रखा है सारी वैल्यूज़, बाद में आपको और डिटेल्स जो है यहाँ पे दे रखी हैं। तो इन डिटेल्स को आपको एक बार पढ़ लेना है। मैंने तो सारा पढ़ लिया, आपने पूरा पढ़ा है। अब देखिए इसको निकालने का कुछ भी नहीं है, इसमें मैंने नीचे जो है ना वर्किंग नोट्स दे दिया है, इसी वर्किंग नोट्स को जो है आपको लिखना है। देखिए वर्किंग नोट, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि साल के अंत मतलब साल के अंदर जो है हमें लाभांश क्या हुआ है, अ, वो हमें बताना है। क्या करना है, लाभांश बताना है। तो ये हमारे पास लाभांश निकालने के लिए ऊपर से डाटा जो लेंगे 35 और 30, देखिए आराम से शांति से ऊपर की तरफ जाइए और फिर आप देखेंगे कि 35 और 30 है, तो हमारा खाने का शेष जो दे रखा है वो 35 और 30 है। तो इस तरह से हम इसको पहले निकाल लेंगे, तो ये 5 आया, यानी कि हमारे पास जो है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 5 आ गया, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसी तरह ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व जो है हम निकालेंगे तो वो भी 5 निकल जाएगा। निकालने के लिए हम नीचे नोट्स देख लेंगे। ट्रांसफ़र टू गेट सॉरी ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व कितना हो जाएगा, 15 माइनस 10,000 5,000। ऊपर आपको सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं, ये चिट्ठा आपका आपके क्वेश्चन पेपर आपके सामने होना चाहिए। बार बार ऊपर नीचे करके क्या बताऊं मैं आपको, ये सारा का सारा जो चीज़ है इसको मैंने यहाँ पे नीचे निकाल रखा है। इस पहले इसको नोट करिए, ये जो वर्किंग नोट है ये मेन है, इसके बाद ही आप जो टेबल बना सकते हैं। टेबल ऐसे नहीं बनती है जब तक आप वर्किंग ना निकाल पाए। तो यहाँ पर हमने गुडविल रिटर्न ऑफ जो किया है वो हमारा आ गया 10,000। गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट ये आ गया 18 माइनस 14 4,000। और जो है आपका डिक्रीज इन ट्रेड रिड्यूसिबल जो है 40 माइनस 35 5,000। और डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5 माइनस 3 2,000। ठीक है, तो ये सारे हमारे वर्किंग नोट हैं और इन सभी वैल्यूज़ को जो है हमने निकाल लिया, 5 5 10 4 5 2। अब इनको हम रखेंगे ऊपर। बाकी वैल्यूज़ जो हमारे पास डेप्रिसिएशन वगैरह तो निकालनी नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी दी गई हैं, गुडविल दिया गया है हमें, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया गया, तो इस तरह से सारी चीज़ें दी गई हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें टेबल में फुट करना है। तो नेट प्रॉफिट जो है हमारा 5 निकाला था अभी अभी वर्किंग नोट में, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व जो है 5 निकाला था, तो टोटल वैल्यू हो गई 10। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। इसके बाद में गुडविल रिटर्न ऑफ जो हमने निकाला वो 10,000 अभी निकाला था, नीचे की तरफ आप देखोगे गुडविल ऑफ रिटर्न ऑफ कितना किया है, 10,000। 20 माइनस 10 तो हमारे 10,000। इसके बाद में आपका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे होगा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए एक्चुअली निकलेगा कैसे कि आपका जो ये 4 गेन ऑन सेल्स जो ऑफ प्लांट जो हमने निकाला 4,000, ये 25 में से माइनस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो माइनस जब हम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 21। ठीक है, 21 आ गया, यानी कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया, 21। अब हमारे पास डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं, तो 5 है, जो कि हमने सारा निकाल रखा है नीचे की तरफ। ठीक है, तो हमारा डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 5 है, तो इनको हमने 5 लिख दिया। और 5 जो है आपका इसमें भी आ गया, तो 5 जो है आपका ऐड होके 26 बन गया। उसके बाद डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हैं, इसमें कितना है हमारा 2,000 है, नीचे की तरफ हमने निकाला था डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000, तो हमने यहाँ पे 2,000 पुट किया।
लेकिन ये आपका डिक्रीज़ हो रहा है एक्सपेंसेस, तो हमारा यहाँ से 26 में से ये माइनस चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 24, जो कि नेट कैश फ्लो हमारा निकला है इसमें से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। तो ये हमारा जो आंसर आएगा 24,000, जो कि हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से निकाला है हमने। तो ये संचालन द्वारा कुल जो है लाभ या कैश फ्लो जो हुआ है वो हमने निकाल दिया। तो वही चीज़ हमें निकालना था यहाँ पर। संचालन से रोकड़ की गणना करनी थी, वही चीज़ हमने यहाँ पे निकाला है 24। तो ये वर्किंग नोट जरूर लिखेंगे। इनकी सभी की हिंदी मैं कई बार 3 सेट में करवा चुका हूँ। अब ऐसा ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है कि आपको हिंदी बताने की आवश्यकता हो, सब आप हिंदी लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने हिंदी में वैसे भी आपको बता दिया। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व कर देना है। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व के लिए आपको सिंपली जो है पिछले वाले वीडियोज़ में से देख लेना है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड रिवर्सिबल जो है व्यापार प्राप्ताएं होती हैं, व्यापारिक प्राप्ताएं, ख्याति बोलते हैं, गुडविल को, आदत, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आपको कुछ भी देखने की टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ लिखी हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी और आपने ये सारे चीज़ों को अच्छे तरीके से समझा होगा। सेट नंबर 1, 2 और 3 अगर आपने नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखिएगा। मैक्सिमम शेयर करिए और अपने दोस्तों को बोलिए कि वो कमेंट करें आपके अदर सब्जेक्ट्स के लिए, ताकि हम लोग उनके सॉल्यूशंस भी बना पाए। क्योंकि आपके सब्जेक्ट को बनाने के लिए आपके रिस्पॉन्स की आवश्यकता पड़ रही है, हमारे को ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों का एक्टिवनेस हमें चाहिए कि आप लोग एक्टिव हैं और आपको वाकई में सोल्यूशन की ज़रूरत है। बाकी हमारे पास साइंस और कॉमर्स, आर्ट्स तीनों के जो है सॉल्यूशंस इसी प्लेलिस्ट में, आपके जो 12th क्लास की प्लेलिस्ट है उसमें अवेलेबल है। उसमें आप सब कुछ देख सकते हैं और जिसके ज़्यादा मैक्सिमम कमेंट आएंगे उनके सॉल्यूशन सबसे पहले बनाए जाएंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिला होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए बने रहे चैनल के साथ में, सारे वीडियोस बनाए जा रहे हैं आपके। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।